Right. So today we have with us Pradeep Sangwan, India Under-19 World Cup winning side. He was a part of it. He's represented 4 franchises when it comes to IPL, and of course, when it comes to Delhi Ranji Trophy cricket as well. He's a very well-known name for amazing swing bowling with a lot of pace as well. A very warm welcome, Pradeep Sangwan. Thank you so much, Suhas. Thank you so much, brother. First up, क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? दिल्ली के नजफगढ़ एरिया से फिर कैसे निकला प्रदीप सांगवान? पहले मेरे बड़े भैया वो खेलते थे, तो आई यूज्ड टू फॉलो हिम जब छोटे व्हेन आई वाज 8 and 9. उसके बाद मैं टेनिस से खेलता था कभी कभी अपने साइड वाले प्लॉट में, तो मुझे बहुत पसंद था. तो भैया प्रोफेशनली खेलते थे, बट फादर ने कभी अलाउ नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे आपको मालूम है बड़े स्ट्रिक्ट थे, और हमारे लोकल एरिया में और जाट लोगों में थोड़ा सा कम ही इस गेम को पसंद करते स्टार्टिंग टाइम्स में. देन उसके बाद भैया ने अप्रोच किया कि नहीं, मैं आई डोंट प्ले, कि इसको खेलने दो. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था खेलना, क्योंकि बचपन से बहुत पसंद था, और ज़्यादा टेनिस क्रिकेट खेलते थे लोकली. नजफगढ़ में 2-3 स्टेडियम है, जैसे नंबर 2 स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके पास एक स्टेडियम, वहाँ खेलते थे नॉर्मली. तो मतलब बेसिकली स्टार्ट टेनिस से ही हुआ था क्रिकेट. उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशनल अकेडमी ज्वाइन की. नजफगढ़ में एक लोकल अकेडमी थी, नजफगढ़ क्रिकेट अकेडमी के नाम से जी. वहाँ से स्टार्टिंग हुई एक्चुअली मेरी. और तेज गेंदबाज क्यों बनना था? या पहले से ही रफ्तार पसंद, ऐसा कुछ? स्टार्टिंग से ही बॉलिंग डालना ज़्यादा पसंद था. जब भी हम लोग जैसे पहले लोकल खेलते तो क्या करते, ईंटें रख के खेलते थे. तो कोशिश करते थे जब भी हाथ में बॉल हो तो ईंटें गिरानी है. तो यही मन में ही रहता था कि फास्ट बॉलिंग की पसंद थी. बैटिंग में इंटरेस्ट था, बट इतना नहीं था. ईंटें गिरानी थी, हाथ में हल्का गेंद था, फिर अचानक से जब लेदर बॉल आई हाथ में और इस बार किलियां उड़ानी थी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली, उसके बारे में कुछ कहें. उसमें ये था कि जब जैसे एकेडमी में गए, कभी मतलब डिसिप्लिन क्रिकेट नहीं खेली कि वाइट कपड़े पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब भी लगा, अच्छा भी लगता था. ऐसा नहीं है कि अजीब लगता था, खाली अच्छा भी लगता था. बट ये था कि उसमें थोड़ा स्विंग ज़्यादा बॉल होता था, कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में. अच्छा. जब अकेडमी में गए तो बट धीरे धीरे करके स्विंग पे कंट्रोल आ गया. फिर ऑब्वियसली जब लोकल मैचेस खेलने लग गए तो उससे इंटरेस्ट बढ़ता ही चला गया. पसंद तो था ही, क्योंकि बचपन से एक ही चीज़ की धुन सवारी क्रिकेट खेलना है, फास्ट बॉलर बनना है. आप तेज करा सकते थे और स्विंग भी करा लेते थे, फिर आपने बहुत काम किया उसमें. तो आप जब नेतृत्व में थे एएन शर्मा साहब के, तो क्रिकेट में आपकी बहुत बढ़ोतरी हुई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब मैंने स्टार्ट की लोकल क्रिकेट जैसे नजफगढ़ से, तो उसके बाद मेरे बड़े भाई जो संदीप, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम किसी बेटर जगह जहाँ पे प्रोफेशनल कोचिंग मिल सके, जिनको अच्छी नॉलेज भी हो, गाइड भी कर सके उस तरीके से. तो उसके बाद विकासपुरी जो एएन शर्मा सर की अकेडमी है जी ब्लॉक में, तो वहाँ जाके ज्वाइन किया. उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पता लगा कि स्टेट लेवल क्या होता है, स्कूल नेशनल में. उस टाइम पे आई थिंक वेरी फर्स्ट ईयर में स्कूल नेशनल खेला अंडर 14. ओके. हाँ, तो उसके बाद फिर समझ में आया कि 15, 17, 19 लेवल क्या है. उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता लगा कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है. नजफगढ़ का लड़का, हाथ में अब रेड गेंद आ चुकी है, लेकिन एक दिन उसे कॉल आता है कि आप अंडर 19 के लिए खेलोगे. तो वो पल कैसा था, अगर आप उसे रीलिव कर पाए? बहुत बढ़िया था, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मतलब कि इतनी ऊंची क्रिकेट खेलेंगे. जब स्टार्ट किया था तो ऐसे ही सोच रहे थे, यही लगता था कि अभी तो बस मौज मस्ती में खेले जा रहे हैं. ये था सीरियस थे बहुत क्रिकेट को लेके, बट प्लान नहीं किया था कभी, और कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतनी अच्छी गाइडलाइन के थ्रू और इतने बड़े लेवल खेलने का मौका मिलेगा. क्योंकि मैं ज़्यादातर लोकली खेलता था अपने एरिया में, नजफगढ़ में या फिर आसपास या गांव की तरफ खेलने जाते थे. बट धीरे धीरे करके जो प्लेटफॉर्म मिला है, और जब सिलेक्ट हुए तो मतलब ऑब्वियसली अंडर 19 मैं दिल्ली के लिए खेला था. मैं और विराट और ईशान तीनों थे. तो हम लोग जब भी
अंडर 19 या 17 में परफॉर्म किया तो लगता था कि अब नेक्स्ट लेवल इंडिया अंडर 19 है या 19 वर्ल्ड कप है, ये पता था। बट कभी हमें, हालांकि मुझे था यकीन कि वो सीजन मेरा बहुत अच्छा गया था अंडर 19 का भी। वर्ल्ड कप से जस्ट पहले मेरा रणजी ट्रॉफी के मैच 5 या 6 मैच खेला था, वो भी मेरे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गए थे। मेरे कुछ 27-8 विकेट्स थे 5 मैच में, तो मुझे उम्मीद तो थी नाम आएगा। बट होता है कि वर्ल्ड कप खेलना एक ड्रीम होता है, उसमें नाम आया तो बहुत खुशी मिली। आप विराट को भी बहुत ही फॉर्मेटिव ईयर्स से जानते हैं, तो अब अगर ऐसी चीज आप कुछ कहना चाहें जो विराट ने बिल्कुल बदली ही नहीं है, बहुत बदलाव देखी है हमने, ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, लेकिन ऐसी चीज जो बिल्कुल बदली नहीं है उस 17-18 साल के विराट से अगर आप आज कंपेयर करें? काफी चीजें जो बिल्कुल नहीं बदली हैं, जैसे उनका जो एग्रेशन है फील्ड पे। जैसे विराट को क्या चीज पसंद है, विराट को यही है कि आप वो रिजल्ट्स पे मैटर नहीं करता उनका जो थिंक है, मतलब सोच है उसकी जो है, वो यही कहता है कि जैसे जब हमारा 90 कैप्टन भी था वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के टाइम पे, तब भी यही कहता था कि एफर्ट दे, मुझे बाकी चीज़ों कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम हम गेम जीते या हारे, तो वो उसका बेस्ट चीज़ है विराट कोहली का जो अभी तक। और वो ही उसको बैटिंग में बहुत हेल्प करता है कि वो अपना 100% देता है, पर बॉल फोकस करता है, तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी आप देखो डे बाय डे बेटर होती जा रही है। अब विराट कप्तान थे, लेकिन आपके साथ से जडेजा, फिर मनीष पांडे, सौरभ तिवारी भी थे आपके उस अंडर 19 के समय, तो उन सब से क्या सीखने को मिला आपको? सीखने को तो यही है कि उन्होंने लगातार 4-5 सीजन बहुत अच्छा किया है और वो कंट्री के लिए खेले हैं चारों पांचों लोग। इवन इकबाल अच्छा कर रहा है, तन्मय श्रीवास्तव जो हमारे वाइस कैप्टन थे वो भी अच्छा कर रहा है लड़का। तो ये सीखने को ये मिला कि उन लोगों ने लगातार 4-5 सीजन अच्छा किया। बीच में मुझे मैं इंजरी की वजह से मैंने स्ट्रगल किया है बीच में ऑन एंड ऑफ। बाकी कंट्री के लगातार इतना अच्छा कर रहे हैं, जैसे विराट और जडेजा तो नॉन स्टॉप 10 साल से खेल रहे हैं। जड्डू भी बहुत अच्छा कर रहा है लगातार। तो सीखने को ये मिलता है कि लगातार परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और अपने गेम को इम्प्रूव करते जाना, जैसे विराट ने किया। विराट थोड़ा स्टार्टिंग में फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा स्ट्रगल करता था अंडर 19 टाइम पे, अच्छा, या उससे थोड़ा पहले, बट उसने कितना गेम को इम्प्रूव किया अपना, तो वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उसके गेम से और उसकी स्किल से, और उसके फिटनेस लेवल उसने इतना इम्प्रूव किया है। अभी जब व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद अस तो वो बहुत मोटा होता था, बल्कि था, बहुत फैटी था, बट उसके ताकत थी, बट इतना विकेट के बीच में इन बिटवीन विकेट से स्लो था, इतना फास्ट ही था। अभी देखो आप उसका फिटनेस लेवल कितना अच्छा है। और जडेजा में आपने क्या बदलाव देखा है? क्या अभी भी उतना ही मस्ती मजाक करते हैं जडेजा ऑफ द क्रिकेट? जडेजा का हमेशा थोड़ा सा वो सीरियस तरह का फेंकू है, मतलब हम लोग उसे फेंकू बोलते शुरू से। अच्छा। तो लंबी थोड़ी सी हाँकता है बीच में, बट ये है कि एज ए क्रिकेटर वो मेरा हमेशा फेवरेट रहा, क्योंकि एक्यूरेट है बहुत, फिटनेस लेवल बहुत हाई क्लास है। तो एज ए क्रिकेटर मेरा हमेशा फेवरेट प्लेयर है वो। मैं मजाकिया है काफी, मतलब उसे भी घुल मिल के रहना पसंद है। कोई किस्सा याद है आपको जहाँ पे वो मजाक कर रहे थे या फिर कोई प्रैंक किया हो? किस्से बहुत सारे हैं, एक नहीं है, काफी हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे जो बता सके आप? उन्होंने काफी किस्से बताए हैं अपने। वहाँ बताते हैं कि जामनगर में कोई एक बिल्डिंग है, तो वो टेढ़ी हो रखी है, वो जब गिर जाएगी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे कुछ बोल रहा था जड्डू। तो सब लोग हंस रहे थे जोर से क्योंकि जब हम सब बैठ रहे थे ग्रुप में तो वो कुछ ना कुछ बोलता था। जब 1 या 2 आदमी रहते हैं तो वो फेंकता है अपनी, जब सब लोग बैठ रहे थे तो चुप रहता है, थोड़ा कम बोलता है। अच्छा, काफी सारे किस्से हैं, एक नहीं है, काफी हैं, बहुत सारे किस्से हैं। तो ये वही वाला है जो चावल के दाने जितने थोड़े से टेढ़े होते रहते हैं बिल्डिंग, वो वाली कहानी है? हाँ, ये वही स्टोरी है। काफी स्टोरी है उनकी भी, काफी स्टोरी है उसकी। तो बाकी रिएक्शंस क्या होते थे आप? रिएक्शन कुछ नहीं, जैसे ही जड्डू मजाक करता था तो क्या नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि एकदम से मुंह पे से बात रख लेते थे कि अब कुछ आने वाली है, बड़ी कुछ फेंकने वाला है। तो काफी स्टोरियां हैं जो 90 टाइम पे, क्योंकि हम लोगों ने 7-8 टूर एक साथ किए हैं। श्रीलंका था, जैसे साउथ अफ्रीका रहा है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता था। जब भी हमको खाना खाने के बाद कुछ भी लग रहा है कि अभी खिंचाई करने का टाइम आ गया है, मजाक करने का, जड्डू के पास जाके बैठ जाए चुपचाप से। और लेकिन नेक्स्ट पे बहुत सीरियस रहते थे वो अपने गेम में काम करते थे। प्रैक्टिस टाइम पे सब लोग ही सीरियस रहते हैं एक्चुअली। विराट भी बहुत सीरियस रहता है, विराट बहुत सीरियस रहता है प्रैक्टिस टाइम पे। ड्यूरिंग ट्रेनिंग सब लड़के ज्यादा सीरियस ही रहते हैं। आपने कमलेश नागरकोटी से जब बात की थी, आपने कोई टिप्स दिए होंगे उसको?
वही यही पूछता था कि आईपीएल लेवल में कैसा लगता है भैया बॉल डालते हुए, कुछ चीजें पूछ रहा था उसने। मैंने बताया कि कुछ नहीं, थोड़ा प्रेशर रहता है ऑब्वियसली, फर्स्ट 1-2 गेम में प्रेशर रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल ही है। और ही वॉज एक्यूरेट, वो काफ़ी एक्यूरेट है बॉलर है, उसकी यॉर्कर बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको बताया सब चीज़ तेरे पास है, बस थोड़ा प्रेशर हैंडल करने की चीज़ें हैं, बस ज़्यादा कुछ बड़े इश्यूज़ नहीं है। तो काफ़ी देर बात होती थी, बट यही है कि वो राजस्थान के लिए खेले। बीच में अभी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे हैमस्ट्रिंग इंजरी से, तो बीच में मेरी बात हुई थी, तो अभी तो ही वॉज फिट। तो देखते हैं, वो भी मतलब हमारी अच्छी पेस बैटरी बनेंगी आगे आने वाले टाइम में। आपने कहा प्रेशर हैंडल करना आपने सिखाया था उसको, कहा था कि 1-2 मैचेस उसके बाद आदत सी हो जाती है, जब 50,000 लोग या 40,000 लोग चीख रहे होते हैं, आपके नाम पुकार रहे होते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर एक 17-18 साल के लड़के को कहा जाए रणजी ट्रॉफी खेलो, और पहली मैच में उसका प्रदर्शन राजस्थान के खिलाफ था और बहुत अच्छा था, और फाइनल में जब गेंद मिलती है हाथ में तो कप्तान कहता है मुझे विकेट चाहिए, और आप 1 नहीं 2 नहीं 9 निकाल के देते हैं। हाँ, वो तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा रणजी ट्रॉफी का, मेरा डेब्यू सीजन था। और प्रेशर बहुत था कि अंडर 19 में अच्छा कर रहे, 17 में अच्छा कर रहे थे। जब अंडर 17 एज में आप अंडर 19 में बुला लिया जाता है, आपको अच्छा कर रहे हो तो, और फिर रणजी में भी मौका मिल जाता है। तो मैं और विराट दोनों ही एक साथ ही सिलेक्ट हुए थे उस टाइम पे। अच्छा। बट ये था, प्रेशर था काफ़ी पहले मैच में स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पे अमित भंडारी भाई और कुणाल लाल और 2-3 सीनियर बॉलर थे। भाटिया जी हमारे साथ थे, भाटिया जी, तो काफ़ी सीनियर बॉलर थे उसमें। मतलब टीम में जगह बनाना, ईशांत मेरे साथ था उस साल। ईशांत हालांकि मेरे से 1 साल पहले डेब्यू हो गया था ईशांत का। अच्छा। हाँ जी, बट ये था कि टीम में जगह बनाना और फिर परफॉर्मेंस करना, मतलब स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए बिल्कुल। अब जब आईपीएल खेले आप तो 4 फ्रेंचाइजेस के लिए खेले। हाँ जी। रणजी के बाद सीधा दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ मौका मिला आपको। हाँ जी। फिर उसके बाद आप और 3 फ्रेंचाइजेस के लिए खेले, लेकिन जब केकेआर के लिए खेले आपने आइडल वसीम अकरम से भी मिले। मेरे लिए अच्छा क्या था कि मैं वसीम भाई के साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। उनका कंट्रोल, उनके रिस्ट पोजीशन वो बताते थे, बात करते स्विंग के लिए कैसे काम करना है, क्योंकि उन्होंने मेरे अंडर 19 वर्ल्ड कप की कुछ बॉलिंग देखी थी, तो मुझे काफ़ी डिस्कस करते नेट में कि आपका स्विंग और बेटर हो सकता है और बार वाले बॉल कंट्रोल कर सकते हो आप। तो वसीम भाई से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और उनका कंट्रोल देख के उस एज में भी मतलब ऐसे लगता था कि इनसे जितना भी कुछ सीखने को मिले उतना कम है। और रजत भाटिया थे आपके साथ? हाँ, रजत भाई थे, और मेरे साथ गौतम भाई थे, और हमारे जो दिल्ली के रणजी कोच थे विजय दहिया जी। हाँ, ये 4-5 लोग थे, हम दिल्ली के लोग थे जो वहाँ पे थे। अच्छा कर रहे थे सब लोगों ने अच्छा किया वहाँ पे। उस नेक्स्ट ईयर 2 बार चैंपियन भी हुए हैं केकेआर के लिए, हम जीते भी। जब गौतम भाई ने वहाँ से कैप्टनसी की जाके केकेआर के लिए जी। उससे पहले केकेआर कभी जीता नहीं था, 2 साल बैक टू बैक जीता है। आई थिंक 3 साल में 2 बार जीता है। और जब आप गुजरात लायंस के साथ थे तो वहाँ पे एक और पेस बॉलर मिल गया था आपको बातें करने को, डेल स्टेन। हाँ जी बिल्कुल, डेल स्टेन वैसे मेरा वन ऑफ द फेवरेट बॉलर है। जो उनका फिटनेस लेवल है, जो उनका बोलने एक्शन है, मेरे को बचपन से बहुत पसंद है। डेल स्टेन और ब्रैटली काफ़ी फॉलो किया है मैंने एज ए जब मैं ब्रैटली को देखता था, मैं छोटा सा था जब केकेआर में ब्रैटली के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर डेल स्टेन के साथ 2 साल मिले मेरे को। जैसे उनका फिटनेस लेवल है, पूछता ट्रेनिंग की बारे में बात करता था, क्योंकि मुझे पसंद है कि आपने ट्रेनिंग कैसे इम्प्रूव की, आपका फिटनेस लेवल इतना हाई कैसे है, और स्पीड के साथ इतना स्विंग कैसे मेंटेन करते हो। तो रेगुलर बातें होती थी। तो ही ऑल्सो टेल मी कि उनको रिजेक्ट कर दिया था टीम से एक बार पहले सीजन में खेलने के बाद। ही डिड सो मच ट्रेनिंग। डेल स्टेन से काफ़ी लंबे टाइम तक बात होती थी। ऑब्वियसली जब आप सीनियर प्लेयर से बात करते हो, उनका पास सुनते हो और उनकी ट्रेनिंग प्लान्स और अप एंड डाउन्स के बारे में सुनते हो, तो ऑब्वियसली आप मोटिवेट होते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और 2018 में आप कह रहे हो कि जब सीनियर प्लेयर से बात करने का मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सचिन पाजी से मिले, जब आप लेजेंड से मिले, इसके बारे में कहें। सचिन पाजी से तब मिले तो उनको देखते ही रहा। बाकी मैं पहली बार सचिन पाजी से मिला था 2000 जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे। मेरे को विराट को डीडीसी में इनवाइट किया गया था। ओके, आई थिंक 2008 जब वर्ल्ड कप जीत के आए, आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद और 10 या 15 दिन के बाद मेरे को विराट को डीडीसी ने इनवाइट किया था वर्ल्ड कप जीतने की उसमें। और
इंडियन टीम आई थिंक वीबी सीरीज चैंपियन होके आई थी। फर्स्ट टाइम तब मिला था, तब बात वीरू भाई ने मिलवाया था मेरे को विराट को। पाजी से हमने बोला कि हमें पाजी से मिलना चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी, फर्स्ट टाइम वहाँ मिले थे, काफ़ी देर बात हुई। उसके बाद फिर इतना लंबा टाइम मिला कि आईपीएल में इतना लंबा टाइम स्पेंड कर पाए पाजी साहब। तो वो कैसा था जब आप ड्रेसिंग रूम में होते हैं? हाँ जी, सचिन सर का यही है, काफ़ी नोटिस करते हैं उनको, क्योंकि कभी कभी नेट पे नॉकिंग करते थे, उनको देखता नॉकिंग करते हुए कैसे खेलते हैं। वैसे हालांकि मैंने 1-2 बार पालम में उनको बॉल डाली है, जब अंडर 19 में खेल रहा था। उस टाइम पे इंडियन टीम की प्रैक्टिस हो रही थी। वैसे तो मैंने एक बार उनको आईपीएल में विकेट ली है पाजी की, 2000 आई थिंक फर्स्ट आईपीएल में आई थिंक। ये है कि जब उनसे बात होती है तो मतलब इतने सीनियर प्लेयर को, जिनको हमने फॉलो किया है जिंदगी भर लाइव पर, जिनको देख के हमने खेलना सीखा है, जब उनसे बात होती है, उनको देखते हैं, नोट करते हैं कि कैसे खेलते हैं, कैसे ग्रिप पकड़ते हैं, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें नोट करते थे और सीखने का बहुत कुछ मिलता है। कि मेरी तो एक या 2 बार बात हुई है कि मुझे बोलते थे कि जब आप जंप करते हो तो थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश करो अपने आप को, अपने बॉलिंग आर्म को पकड़ो। वो बहुत कम बोलते हैं और जितना बताते हैं बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। तो मतलब सिर्फ बैटिंग की नहीं, बॉलिंग की भी आपको सलाह देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो भी खुद भी मैंने सुना है कि एमआरएफ में जब पहले फास्ट बॉलर गए थे। हाँ। तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी शौक है बॉलिंग करने का भी। मैंने जितना सुना है, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, बट मैंने जितना सुना है सीनियर प्लेयर से जो उनके साथ खेले हैं। ये तो रही आईपीएल में जब मैचेस खेल रहे हैं और आईपीएल के दौरान वाली बातें। लेकिन जब आईपीएल की बोली लगती है तो अलग अलग क्रिकेटर अलग अलग जगह पे होता है। तो जब पहला पैडल उठा था 2018 के लिए, हाँ जी, तो फिर वो कैसा लगा था? आप थे कहाँ पे और उसकी कहानी क्या है? हम लोग घर पे बैठे थे, हमेशा ही एक्साइटेड रहता है आईपीएल ऑक्शन कि किसका प्राइस कितना हाई जाएगा, कौन कितना कमाएगा किसके पॉकेट में कितना पैसा आता है। तो हमेशा ही हम घर पे बैठे हुए थे। मैं इधर बैठा था, मेरी सिस्टर थी, और जब मेरा नाम ऑक्शन में आया तो बोलते कि भाई तेरा नाम नेक्स्ट आने वाला है। हाँ। क्योंकि स्क्रीन पे आता ही है कि नेक्स्ट कमिंग नेम्स कौन कौन से हैं। तो जब नाम आया तो ऑब्वियसली रहता है कि प्राइस थोड़ा और हाई जाए। स्टार्ट होता है पहले तो रहता है कि कहीं अनसोल्ड ना चले जाएं। वो थोड़ा प्रेशर रहता है, तब प्राइस लगता है कि ऑब्वियसली रहता है कि थोड़ा हाई जाए। जब रहता है कि वो ये प्राइस मैं एक्सेप्ट करता अबाउट 50 लाख, जो भी आप सोचते हो, तो एंजॉय भी करते हैं थोड़ा सा। ये भी रहता है कि प्रेशर वाला चीजें रहती है कि कहीं कोई भी प्लेयर इतना हार्डवर्क करता है और कहीं अनसोल्ड ना चला जाए। बिल्कुल। हाँ जी, आप बहुत सारे कप्तानों के अंडर भी खेले हैं। हाँ जी, विराट कोहली हो गए, आप वीरेंद्र सहवाग ले लीजिए, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए, और रैना के साथ भी खेले थे आप जीएल के लिए जब खेल रहे थे। तो इन सब कप्तानों में सबसे सपोर्टिव कौन होता है एक पेस बॉलर के, और कितना इंपॉर्टेंट है एक पेस बॉलर के लिए कप्तान सपोर्टिव रहना? अगर जैसे फ्री हैंड बोला जाए तो मैं रोहित शर्मा के अंदर एक ही मैच खेला हूँ, बट ये कि रोहित बोलता है कि जो तेरा प्लान है जैसे मुझे बता दे। सिंपल, मतलब जो एज ए कैप्टन लगा मेरे को, वो रोहित शर्मा लगा। बट काफ़ी है, जैसे गौतम भाई हैं, वो थोड़े एग्रेसिव हैं कि उनको उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग चाहिए, बट वही बोल देते हैं इफ यू नीड योर फील्ड जस्ट लेट मी नो बिफोर योर बॉल कि तू ये करने वाला है। अच्छा, यही रहता है कि सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा माइंडसेट है, बट वही है कि क्रिकेट एंड ऑफ द डे सेम गेम है। बट ये रहता है कि सबके प्लान थोड़े अलग हैं। बट आपका एज ए बॉलर आप खुद कैप्टन होते हो, तो आपको ज़्यादा कैप्टन से ज़्यादा हेल्प की जरूरत नहीं होती। बट आपको ये है कि आपको फील्ड बतानी होती है कि मेरा प्लान ये है, मैं अभी बाउंसर मारने वाला हूँ, तो मेरे को उसके अलग पीछे चाहिए। कभी कभी कुछ कैप्टन है जो आपने विदाउट प्लान कर दिया तो गुस्सा हो जाते हैं, स्पेशली उनमें गौतम भाई हैं। अच्छा, वो उनको अगर जैसे आपने विदाउट प्लान उनको बताया नहीं कि मैं ये करने वाला हूँ, और आपने नहीं बताया उस बॉल बाउंड्री खाली, तो बहुत गुस्सा करते हैं। स्पेशली रणजी ट्रॉफी में भी मतलब वो बहुत अग्रेसिव एज ए कैप्टन बहुत अग्रेसिव रहे हैं हमेशा से। वो बोल रहे कि तू फील्ड लगा के 4 बाउंड्री खा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फील्ड होनी चाहिए वहाँ पे प्लान के साथ। ऐसे नहीं विदाउट प्लान तू फेंक रहा है। ऑब्वियसली ये अच्छी चीज़ भी है। तभी उन्होंने 2 साल बैक टू बैक रणजी ट्रॉफी, हमारे रणजी ट्रॉफी को एक साल हम फाइनल चैंपियन हुए, एक साल फाइनल हार गए थे हम लोग, सेमीफाइनल हारे बॉम्बे। तो मतलब उनकी कैप्टनसी में मैं 3 या 4 बार खेला हूँ, हमेशा परफॉर्मेंस हमेशा हाई रहती है। जब आप पेस पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपका नियंत्रण थोड़ा सा खो जाता है, ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है? ऑब्वियसली, क्योंकि
जब आप स्विंग करते हैं तो कंट्रोल आपका रहता है। जब आप सडनली एक जैसे आई यूज्ड टू बॉल 130 135, तब मैंने अबाव 140 के आसपास में 145 के अबाव में पहुंचा हूँ पेस में, तो थोड़ा होता है कि कंट्रोल आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बॉल को कंट्रोल करना, स्पेशली वाइट बॉल को, कि वो स्टार्टिंग में 2-3 ओवर वो थोड़ा स्विंग होता है, बट बाद में इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट आपको व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट विद सेम पेस, तो उसके बाद थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में डिफिकल्टी रहती है, बट उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, क्योंकि आपको एक हैबिट हो जाती है आपकी मसल्स को, आपकी मसल्स अडॉप्ट कर लेती हैं कि आप फिर आपका कंट्रोल बेटर हो जाता है। फिटनेस का चस्का कैसे चला? फिटनेस स्टार्टिंग से ही हैबिट है ट्रेनिंग की, मतलब पसंद भी है, क्योंकि जो भी लोकल लैड है, स्पेशली जो हम लोग टूवर्ड्स ये बेल्ट है अपना नॉर्थ की, इनको स्पेशली पसंद है ट्रेनिंग करना, स्पेशली हरियाणा के लड़के, इनको ट्रेनिंग करना पसंद है, ब्लड में ही है, क्योंकि हम मेरी फैमिली में काफ़ी लोग स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। क्रिकेट नहीं खेलते बट अलग अलग फील्ड में है, कोई शॉर्ट पुट में है, कोई जैवलिंग में है, कोई स्विमिंग में है। तो क्या स्पोर्ट्स कल्चर है, तो स्टार्टिंग से ट्रेनिंग और फिटनेस की हैबिट है और पसंद भी है, इसीलिए मैंने एज ए फास्ट बॉलर बनना पसंद किया, क्योंकि मेरे को वो अग्रेशन अच्छा लगता है कि भाग के बॉल डालना, और वो सब चीज़ें पसंद है स्टार्टिंग से। अग्रेशन, डिसिप्लिन, ऐसे एक कल्चर में, ऐसे सेटअप में रह के आपने बहुत सीखा होगा फैमिली से। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब किसी स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो करते हो तो डिसिप्लिन, आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, फिर आपको अपना डाइट प्लान करना है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, किस ट्रेनर से क्या कर रहे हो, तो फॉलोअप करना, तो उससे आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो ही जाते हो। और स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप प्रोफेशन खेल रहे हो तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है एक बड़े लेवल पे जाने के लिए। आपने डाइट का जिक्र किया, हाँ जी। डाइट आप खुद खाना बनाते हो? कोशिश करते हैं, सुबह ओट्स खुद बना लेते हैं, बॉइल्ड एग खुद कर लेते हैं। हाँ। मतलब 50-70% कोशिश करते हैं कि खुद ही बन जाए डाइट, बाकी फैमिली तो सपोर्ट करती है ऑब्वियसली। आप जब आपको जो चीज़ें चाहिए होती है आप बोल देते हैं कि आज थोड़ा ये हेल्दी बना दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह रहता है या डिनर रहता है, उसमें स्वीट पोटैटो हो गया, ओट्स हो गए या बॉइल्ड एग हो गए, कोशिश करते खुद ही हो जाए। जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं नॉर्मली कि रख देते हैं, 2-4-5 मिनट लगती हैं। जो सिंपल चीज़ें हैं वो तो मैं कोशिश करता हूँ खुद ही बना लूँ। फेवरेट क्या है आपका? फेवरेट तो वैसे तो हमारे घर में जो लोकल है वो तो चूरमा खाते हैं, जो अपना चूरी बोलते हैं कुछ लोग, या दाल बाटी बोलते हैं राजस्थानी में। हाँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद, बट वो थोड़ा सा हेल्दी तो होता है, बट वो उसमें फैट परसेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वंस एंड वाइल है वो, मतलब मुझे काफ़ी पसंद है। ये मेरा फर्स्ट 5 विकेट हॉल है। हाँ जी, अगेंस्ट मुंबई सेकंड इनिंग में रन काफ़ी चले गए थे, बट ये था कि आई थिंक मैंने 105 रन दिए थे, बट मेरा फर्स्ट 5 विकेट हॉल था अगेंस्ट मुंबई। बहुत बड़ी टीम खेली थी, हमने फर्स्ट इनिंग में उनको बहुत जल्दी आउट कर दिया था मुंबई को, आई थिंक 161-162 पे। उनका भी पूरा पैक साइड था, वसीम भाई थे, रोहित था, अजिंक्य थे, अमोल मजुमदार, मतलब बहुत सी साइड थी। तो ये मतलब फर्स्ट क्लास का मेरा फर्स्ट 5 विकेट हॉल है। सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग कौन सा विकेट था उस 5 विकेट हॉल में? आई थिंक उस टाइम पे अमोल भाई बहुत सीनियर प्लेयर थे, अमोल और वसीम भाई, तो उन दोनों की विकेट ली मैंने, तो और वो बहुत सीनियर प्लेयर थे उस टाइम पे, कंट्री के लिए खेल रहे थे। रोहित भी, हालांकि रोहित उस टाइम पे कंट्री के लिए डेब्यू नहीं हुआ था, बट ही वाज आल्सो वेरी टैलेंटेड। सब लोग बात कर रहे थे कि ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। सेकंड इनिंग में रोहित ने बहुत अच्छा 80 या 90 बनाया था, क्विक, तेज। अगला ये अभी आई थिंक 3 साल पहले जोन के गेम हो रहे थे मुंबई में। हाँ। तो और मैं और शिखर जड्जी बोलते हैं, मेरे से 2 साल सीनियर हैं, 3 साल सीनियर हैं मेरे से, विराट से, तो हमें जड्जी बोलते हैं। तो जड्जी और मैं ट्रेनिंग पे रेगुलर जाते हैं जिम पे, और मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे से सीनियर है, बट हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, मेरी और शिखर भाई की अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये है कि जब भी जिम सेशन रहता है तो साथ ही करते हैं। तो एक दिन मस्ती कर रहे जिम में, कहते देखते हैं किसका कितना बड़ा डोला हो गया है। वो भी बहुत मस्ती करते हैं। हाँ, बहुत फनी है, काफ़ी फनी है, अच्छे, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। मैं ज़्यादा जब भी टीम में रहते हैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूँ। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? ऋषभ पंत जो है टीम का, वो चुलबुल बॉय है,
मतलब अच्छा, इसको चुलबुल बॉय। हाँ बिल्कुल, इसको हर हर बंदे के साथ रहना पसंद है। मतलब ये हाँ। मिलजुल के रहता है, और ज्यादातर वो होते हैं ना कि उतावले होते हैं बच्चे, एक जगह टिक नहीं सकते। अच्छा, हाँ, बट ये है कि काफी एनर्जी है इनके अंदर, मतलब बहुत एनर्जी रहती है ऋषभ के अंदर, काफी एनर्जी है। तो ये है कि टीम में अगर ये रहते तो काफी अच्छा माहौल बनाए रखते हैं। तो ये स्लेजिंग इनको कोई सिखाने की जरूरत है नहीं, नहीं, हमने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे देख लिया था। हाँ जी, हाँ जी। कि स्लेजिंग काफी कर सकते थे। आपके साथ थे तो कभी कभी किया था आपने भी इनके साथ किया होगा, इन द सेंस सेम टीम में थे बिल्कुल लेकिन नहीं, दूसरी टीम के खिलाफ। स्लेजिंग वगैरह तो नहीं करते। मेरे साथ तो क्या करता है कि जब भी मेरा फोन छुपा देगा, कुछ ऐसी चीजें अच्छा, करता है, नोटी हरकतें करता रहता है कि फोन छुपा देगा, फिर बोलना मत किसी को, साकी भाई बोल मेरे पास है, मतलब ये सब टाइप की हरकतें। तो इसलिए मैं चुलबुल बोलता हूँ, चुलबुला बच्चा है ये। बट ये है कि टीम में जब रहता है तो एनर्जी रहती है काफी, क्योंकि जब सबको एक्टिव रखते हो तो अच्छा रहता है कि टीम में सब एक्टिव रहते हैं। ऐसा बच्चा टीम में रहता था, एक्टिव रहते हैं सब लोग। इसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक ये गुजरात लॉयंस का मेरा लास्ट सीजन है। इसमें मैंने बैक टू बैक 2 विकेट ली थी, अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ को बाउंसर पे आउट किया था मैंने। इस मैच से पहले मेरे को बोला था कि डेब्यू होने आपका दोबारा, इस सीजन से पहले मेरा अच्छा सीजन गया था गुजरात लॉयंस के लिए। बट इस सीजन में मेरे को बोला था कि आप इससे पहले वाले मैच में मेरे को बोला था कि आप नेक्स्ट मैच खेल रहे हैं, तो मैं प्रिपेयर कर रहा था कि कौन बैट्समैन कैसे खेलता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के साथ मैं काफ़ी खेला हूँ। मुझे मालूम है कि वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेंथ बॉल स्ट्रगल करता है, तो वही प्लानिंग रहती है, हर मैच में करते हैं हम लोग। बट कोशिश करते हैं कि जिस मैच में आपको मौका मिल जाए, प्लान आपके सही तरीके से बॉल गिरी आपके प्लान के अकॉर्डिंग, तो वही हुआ इस मैच में भी। बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग बॉल गिरी थी और मैंने 3 विकेट लिए थे। हालांकि स्टोक ने इस मैच में 100 बना के हमारे अगेंस्ट मैच जिता के ले गए थे। उनके भी 2-3 कैच गए थे गली की तरफ। उस टाइम पे मैंने रैना भाई को बोला था कि गली रखे, रैना भाई बोलते नहीं नॉर्मल फील्ड डालते हैं। तो यही होता है, आप प्लानिंग के साथ कर रहे हो तो आपका रिजल्ट अच्छा रहता है। स्मिथ के लिए क्या प्लान था? स्मिथ के लिए यही प्लान था कि स्टार्टिंग में वो 1-2 बॉल आके स्टार्टिंग में करते, बीच में लगा के सिंगल डालने दिखता है। तो मैं अच्छे अग्रेसिव मूड में था, तो मैंने प्लान किया कि फर्स्ट बॉल बाउंसर ही मारता हूँ, मे बी ये सिंगल के लिए थर्ड मैन पे या पॉइंट की तरफ देखेगा, क्योंकि उस टाइम पे पॉइंट और थर्ड मैन पीछे किया हुआ था मैंने। तो मैंने बाउंसर मारा, वही जो हम बात कर रहे थे कि ब्लफ बीच बीच में करते हैं, तो उनको लगा कि ये मुझे लेंथ बॉल फेंके, मैं पॉइंट की तरफ सिंगल लेता हूँ। तो वही मैंने प्लान करके बाउंसर एक बॉल डाला, और वहीं पे उसके दिमाग में ये था कि मैं ये नॉर्मल लेंथ बॉल डालने वाला है। तो वो प्लान बिल्कुल सही रहा। उन्होंने पुल के लिए किया और ऊपर बॉल खड़ा हो गया, शॉर्ट फाइनल के हाथ में कैच आउट हो गया। अगर आप कहो तो मैं एक बोनस पिक्चर दिखा सकता हूँ? हाँ जी, प्लीज दिखाओ। ये सब फास्ट बॉलर ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग रणजी ट्रॉफी सीजन में। आई थिंक ये बड़ौदा की पिक्चर आई थी, जहाँ तक मैं राइट हूँ। तो ये सब सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे बड़ौदा में। तो सब फास्ट बॉलर थे, और जो हमारे ट्रेनर निशांत बारदलोई, जो हमारे ट्रेनर हैं रणजी ट्रॉफी टीम के, वो उस दिन हालांकि सब लकीली सब फास्ट बॉलर एक साथ ही ट्रेन कर रहे थे, तो बोलते चलो आज फास्ट बॉलर पिक्चर हो जाए। आप कौन से तरीके की स्लो बॉल प्रेफर करते हैं? मैं जो टर्म ऑर्थोडॉक्स जो डालते हैं, मैं नॉर्मली वही कटर डालता हूँ, बिकॉज मेरा जो बेसिकली रहता है वो रेड बॉल फेवरेट है, क्योंकि मैंने कम प्रैक्टिस बैक ऑफ द हैंड मैंने स्टार्ट किया जस्ट प्रैक्टिस करना, बिकॉज वो उस पर मेरा कंट्रोल कम है। आप बतौर गेंदबाज तो काफी छा गए हैं हर जगह। अब हम बात करते हैं आपकी एक मेडन सेंचुरी की। वो मैच जरूर याद है, आप भूल कैसे सकते हैं उस मैच को? बिल्कुल याद है। जो मेरी सेंचुरी थी अगेंस्ट, हम लोग खेल रहे थे आई थिंक बड़ौदा, और हाँ बड़ौदा में खेल रहे थे हम लोग। अगेंस्ट मैच था, हम लोग डिक्लेयर करने वाले थे 399 पे, बट आई वाज बैटिंग ऑन 50। तो बंडू भाई हमारे बॉलिंग कोच थे, अमित भंडारी जी, तो बोलते हैं कि अब डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में हमारे पास सिर्फ 1-1.5 दिन बचा हुआ था। तो मैंने बोलते मैं फटाफट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा जितना, उन्होंने फिर टाइम दिया कि हम लोग 10 ओवर खेलेंगे अगर तू बना सकता है अपनी सेंचुरी तो। बट 10 ओवर तो नहीं, हम लोग 15 ओवर खेले, मैंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद मैंने क्या किया, आफ्टर 50 मैं जस्ट हिट मारता चला गया और आई मेड 100।
तो ये मतलब एक प्लान था कि जल्दी डिक्लेयर करेंगे, उसके साथ मैंने अपना शो भी बना लिया था। क्या बात, सलाइवा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते क्योंकि उससे कि वायरस के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन क्रिकेट में उसमें बॉल में अगर आप सलाइवा ना लगाएं तो फिर ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा एक बॉलर होने के नाते टेस्ट। बिल्कुल, क्योंकि ये यही है कि अगर फास्ट बॉलर बॉल शाइन नहीं करेगा तो बॉल स्विंग नहीं होगा तो और ज़्यादा चांसेस उसको मार पड़ेगी, मैच में पिटाई होगी उसकी एज ए बॉलर। और आपको पता है कि इंडिया विकेट कितने फ्लैट्स रहते हैं, स्पेशली रिवर्स में भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अगर सलाइवा या पसीना नहीं लगाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है रिवर्स बॉल के लिए भी और नए बॉल के लिए भी स्विंग कराने के लिए। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं क्या कुछ ना कुछ निकलता है कि कुछ ना कुछ नहीं, अदरवाइज फास्ट बॉलर के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अब चलते हैं अगले सेगमेंट में जिसका नाम है मेक योर परफेक्ट बॉलर। मैं आपसे पूछूंगा रन अप हो तो डैश जैसा, आपको एक क्रिकेटर का नाम लेना है कि रन अप हो तो इसके जैसा, एक्शन हो तो इसके जैसा, रन अप हो तो डैश जैसा, रन अप हो तो शोएब अख्तर जैसा, एक्शन हो तो ब्रेटली जैसा, रिस्ट हो तो वसीम अकरम जैसी, स्विंग हो तो वो भी मैं वसीम अकरम ही कहूंगा, और पेस हो तो शॉन टेट, मिचेल स्टार्क, यॉर्कर हो तो बुमराह जैसी, बाउंसर हो तो सामी जैसी, स्लोअर बॉल हो तो मलिंगा जैसी, सेलिब्रेशन हो तो ब्रावो स्टाइल सेलिब्रेशन पसंद है। हाँ जी। इसके साथ आपका परफेक्ट बॉलर बन चुका है। प्रदीप भाई, 1.5 साल आपको कहा गया था कि क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा, वो समय कैसे बीता? बहुत डिफिकल्ट था ऑब्वियसली। जब मैं बैन हुआ था तो 1-1.5 साल, बट मेरे सीनियर प्लेयर ने काफ़ी सपोर्ट किया। जब मैं सोचा कोटला ट्रेनिंग के लिए जाता था, अपने सीनियर प्लेयर से गौतम भाई, वीरू भाई से मिलता था, तो उन्होंने पूछा मेरे से क्या हुआ, तो बताया कि मुझे आइडिया नहीं था, आई हैड दिस फैट बर्नर दिस। फिर उन्होंने बोला कि उसके बारे में सोच मत, सब टाइम के साथ निकल जाएगा। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा ना, इंक्रीज माई पीस। उसके बाद जब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम, बट मैंने क्या किया, डे बाय डे ट्रेनिंग और पेस पे काम किया। उसके बाद मैंने अपना 8 से 10 यार्ड पेस इम्प्रूव किया आफ्टर माय बैन, क्योंकि उसके बाद मैंने खूब दबा के ट्रेनिंग किया और सीनियर प्लेयर के साथ एज ए जैसे आशीष भाई मेरे साथ थे वहाँ पे नेट्स में, तो उनसे बात कर रहा था। हाँ जी। तो आशीष नेहरा जी ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी सब सीनियर प्लेयर ने सपोर्ट किया और बोला कि अभी तेरे पास परफेक्ट टाइम है, ट्रेनिंग कर, कोई बात नहीं, अभी यू आर वेरी यंग, तो यू कैन डू इजीली। अभी तू कम बैक करेगा तो तेरा कम बैक बेटर होना चाहिए। पहले वाले से आप उस शोल्डर के या फिर कुछ स्पाइन के ऑपरेशन के लिए, तो उसके बाद का रिहैब जो होता है वो थोड़ा मुश्किल रहता है, तो उस वक्त में कैसा लग रहा था, आप कैसे उभर के आए थे? मेरी 2 सर्जरी हुई हैं, शोल्डर और स्पाइन। वैसे हालांकि नी भी हुआ है, बट नी कार्टिलेज साफ हुआ है। तीनों मेजर सर्जरी हैं, बट आप जब भी किसी भी इंजरी के बाद कम बैक करते हो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको स्पेशली जॉइंट में कुछ भी इंजरी तो कोई भी हो, आपको ऑब्वियसली अगर टाइम पीरियड आपको मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, और जो भी जॉइंट सर्जरीज हैं उनमें आपको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ लग जाता है। आप उतने लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप जब भी आते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्ट रहता है कम बैक करना। और ये सब चीज़ें काफ़ी मेरे को आशीष भाई से सीखने को मिली हैं। नेहरा जी की काफ़ी सर्जरी आई हैं उनकी, तो हमेशा बताते थे। और तब उन्होंने कम बैक किया था। हम लोग सिरसा में रंजीरों खेल लेते थे, ही वाज स्टार्ट क्राइंग, उनको इतना पेन होता था इंजरीज के बाद। जितनी भी इंजरी उनको नी में थी, हैमस्ट्रिंग है, एंकल सर्जरी हुई उनकी 2-3, तो तब भी बता दे तो काफ़ी कुछ पता लगता था कि इतनी सर्जरी के बाद ये खेल सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कम बैक कर सकते। फिर आपने जब कम बैक किया, मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, हलचल रहा होगा कि मैं क्या फिर से उतना ही बेहतर बन पाऊंगा, लेकिन आपने उस सब को बाहर फेंक दिया और सारे डाउट्स को बाहर फेंक दिया और आपने कहा मैं 32 विकेट लेके दिखाऊंगा, और वो बहुत शानदार कमबैक रहा।
हाँ बिल्कुल, जब मैं 2 साल के टाइम के बाद आया तो मैं ट्रेनिंग और लोकल मैचेस खेलने स्टार्ट किए, तो मैं प्रिपेयर कर रहा था ये कि जब भी मैं खेलूंगा तो मुझे परफॉर्म करना है 100%। और मैं ट्रेनिंग भी इसी मोटिवेट के साथ कर रहा था कि जब भी सीज़न आएगा तो मुझे दिल्ली के लिए बेस्ट करना है और कंट्री के लिए बेस्ट फास्ट बॉलर की तरह। मुझे पेस भी इंप्रूव करा था, मैंने पेस पे भी काम करा, ट्रेनिंग पे भी और स्किल्स पे भी काम किया मैंने, और वही रिजल्ट 2 साल के बाद आया। मैंने 7 विकेट होल लिया, मेरा जो बेस्ट फिगर रहा है वो भी लिया मैंने उसी सीजन में। तो वो मतलब टफ टाइम था बट उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा उसने काफी मदद की थी आपको गुजरात लायंस में एक मौका दिलाने के लिए, वो जो सीजन था। हाँ बिल्कुल, उस सीजन के बाद मेरे को गुजरात लायंस पिक किया क्योंकि मेरा सीजन बहुत अच्छा गया था, रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास सीजन। उसके बाद फिर गुजरात में खेलने का मौका मिला, वहाँ भी बहुत अच्छा किया। तो लगातार उसके बाद ये था कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी मैंने एक अच्छा पेस भी इंप्रूव किया। अच्छा, अब चलते हैं आखिरी सेक्शन में, रैपिड फायर। रैपिड फायर फर्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट प्रैंकस्टर कौन रहेगा? बिगेस्ट प्रैंक मेरे लिए तो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत? हाँ जी बिल्कुल। मोस्ट सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास किसका सबसे ज्यादा है प्लेयर में? स्टार्टिंग में मेरे साथ जो खेले हैं उसमें विराट भी एक हैं, पार्ट हैं जो हमेशा अपना ऐसे कर चूमते हैं, थंब को चूमते हैं, और ज़्यादा नहीं है बट जो हमारे मेरे साथ जो खेले अंडर 17-19 लेवल पे, जो एक लड़का करण राय होता था, करण राय अंडर 19 कैप्टन भी रहा है, हमारा अंडर 17 कैप्टन रहा है। काफ़ी लोग हैं जो विश्वास रखते हैं। वीरू भाई हैं, बोलते हैं कि वीरू भाई जब मुझे मालूम नहीं था बेसिकली कि जब मेरा डेब्यू हुआ था तो उस सीज़न में उन्होंने बोला कि कोई भी मेरे सामान को हाथ नहीं लाएगा। उनको बड़ा विश्वास है कि उनको सामान को छूता तो आउट हो जाते हैं, उनका किट बैग एज पैक रहेगा। अच्छा, तो अपने ग्लव्स भी नहीं मंगाते, तब वो मांगे तभी देके आना है, उससे पहले किसी ने हाथ लगाया तो वो आउट हो जाते हैं। ऐसा मैंने सुना था। पर जब IPL में जब मैंने देखा 2008-9 में 1-2 बार कुछ बच्चों ने कर दिया, ऐसे प्लेयर्स ने कर दिया जो साथ टीम के साथ थे, तो बड़ा गुस्सा किया। If not cricketer, what would you be? I think army. I'll be join army. Army. If someone's giving you bati churma for your cheat meal, yes or no? Yes. Someone's giving you bati churma after you've already had your cheat meal. Then I said no. Then no. Okay. 5 wicket haul या फिर century? 5 wicket haul. लाइफ की मोटो क्या रहेगी? Play for country. क्या बात है। और कोई मैसेज टू द फैंस दैट यू वुड वांट टू गिव? अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा, स्टे सेफ, स्टे होम और ट्रेन योरसेल्फ। जो आपके पास इक्विपमेंट्स है उसी के साथ घर पे रह के ट्रेनिंग करो। और जो फैंस हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच प्रदीप सांगवान भाई, आपसे बात करके बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया सुभाष जी। आपने उस ट्रेन में चढ़ गए थे आप जो आपको पीछे की तरफ ले गए और सारी कहानियां आपको दिखाए इस तरीके से अंडर 19 वर्ल्ड कप। अच्छा था, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। मुझे क्योंकि हम भी इंटरव्यू करते तो लगता है बड़ा बोरियत हो जाता है, बट आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच प्रदीप भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू होप टू सी यू सून ऑन द क्रिकेट फील्ड वंस अगेन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।